हाँ, तो आज मैं आपको इनकम टैक्स का अदर सोर्स का एक प्रोविज़न होता है कि गिफ्ट टैक्सेबिलिटी सेक्शन 56 टू 10, ठीक है? इसके बारे में आपको समझाऊँगा। तो देखिए, गिफ्ट हमारा हाथ में टैक्सेबल कब होता है? गिफ्ट को टैक्सेबल होने से पहले आपको कुछ समझना होगा कि अगर हम किसी रिलेटिव से अगर हमें गिफ्ट मिलता है, तो हमारा हाथ में उसका टैक्सेबिलिटी नहीं आता है। समझा? क्या बोला मैंने? अगर हमें कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो वाला गिफ्ट हमारा हाथ पर टैक्सेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है? रिलेटिव क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। देखिए, जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट का 3 टाइप्स ऑफ गिफ्ट हो सकता है। इन कैश वाला गिफ्ट हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला गिफ्ट हो सकता है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला गिफ्ट हो सकता है। तो गिफ्ट कितने तरीक़ा का हो सकता है? 3 टाइप्स ऑफ गिफ्ट, ओके? इन कैश, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैश का मतलब तो आप समझ सकते हो कि कैश का मतलब क्या होता है। तो कैश का अंदर चेक भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो अगर किसी से हमको कैश मिला या फिर चेक मिला, तो बोथ केसेस आर इंक्लूडेड इन कैश, ओके? देन आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? जो प्रॉपर्टी हम मूव कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हम मूव कर सकते हैं। देखिए, इधर प्रॉपर्टी का मीनिंग अलग है। प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जो कैपिटल गेन में आपने देखा, प्रॉपर्टी का मीनिंग। इसका मीनिंग भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। सिर्फ इतना ही अभी समझ लीजिए कि इन कैश वाला गिफ्ट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी हम मूव कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे हम मूव नहीं कर सकते। समझा? अब लॉ हमें क्या कह रहा है? लॉ हमें क्या कह रहा है कि अगर हमने कैश कैश वाला हमें गिफ्ट मिलता है तो हमें एग्रीगेट देखना पड़ता है। क्या? अगर हमें कैश वाला गिफ्ट मिलता है तो हमें एग्रीगेट देखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर में हमें टोटल कितना कैश गिफ्ट मिला, कैश इंक्लूड चेक ऑल्सो, ओके? तो प्रीवियस ईयर में हमें कितना कैश गिफ्ट मिला, तो टोटल अगर जितना हमें रिसिप्ट होता है वो अगर 50,000 से एक्सीड कर जाती है, तब हमारा हाथ में होल अमाउंट है टैक्सेबल, ओके? तो ऐसा मान लीजिए कि आपको आपका फ्रेंड से 45,000 मिला है सिर्फ पूरा फिनेंशियल ईयर में। एक बार 20,000 और एक बार 25,000, टोटल 45,000 मिला है। तो मुझे बताइए, ये 45,000 आपका टैक्स होने वाला है या नहीं? तो 45,000 हमें टैक्स नहीं होने वाला है हमारा हाथ में, क्योंकि हमें टोटल 45,000 ही मिला है और जो 50,000 से कम है, इसलिए हमारा हाथ में टैक्स नहीं आने वाला है। और अगर हमें 2 फ्रेंड से, एक फ्रेंड से 40,000 और दूसरा फ्रेंड से 30,000 मिला है, तो टोटल हमें कितना मिला? 70,000। तो 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए पूरा अमाउंट का ऊपर मतलब 70,000 का ऊपर टैक्स लगने वाला है। समझ गए? अब क्या आता है? अब आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को कहते हैं, जिसे हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ओके? तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, पूरा का पूरा हमारा हाथ में टैक्स आएगा, लेकिन कंडीशन हमें देखना होगा। समझ गया? तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसे कहते हैं? आप कैपिटल गेन में देखा ही होगा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? या फिर मेरा जो कैपिटल गेन का लेक्चर है उसे आप देख सकते हो, उधर लिखा हुआ है। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, उससे हम क्या देखने वाला है? तो हम देखने वाला है कि विदाउट कंसिडरेशन में मिला है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला है। तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक पैसा नहीं दिए बिना हमें प्रॉपर्टी मिल गया है। समझा?
विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हम एक पैसा नहीं दिए बिना हमें प्रॉपर्टी मिल गया है। तो ऐसा केस में क्या होगा, हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। कैश में क्या था, कैश में था कि हम एग्रीगेट करेंगे मतलब टोटल देखेंगे। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा हर एक प्रॉपर्टी का। अगर एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होता है तो हमारा हाथ में टैक्सेबल होगा, और अगर 50,000 से कम होगा तो हमारा हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। समझा। और दूसरा क्या होता है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। और इधर आप टोटल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अगर दो फ्रेंड से मिला, एक फ्रेंड से 70,000 का प्रॉपर्टी मिला और एक फ्रेंड से आपको 40,000 का प्रॉपर्टी मिला, तो 70 और 40 को प्लस मत करना, ठीक है। 70 को अलग देखना, 40 को अलग देखना। 70 वाला हमारा हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा है, एंड 40,000 वाला हमारा हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो 50,000 से कम है। समझा। और देखिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1,00,000 और मैंने 60,000 दिया, देके मुझे मिल गया, ठीक है। प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है 1,00,000 और मैंने पे किया 60,000, तो मैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया। 1,00,000 मांगा था लेकिन मैंने 1,00,000 नहीं दिया, इसलिए इसे कहते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इन केस में क्या होता है, इन केस में कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो आप प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आपने कितना पे किया मतलब कंसिडरेशन, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, उससे हम कहेंगे कि ए वाला एक पॉइंट कर देना उससे। देन बी वाला एक पॉइंट करना, बी वाला पॉइंट में गवर्नमेंट कह रहा है कि 50,000 तो कैसे ही ले लो। उसका बाद क्या लेना, जो आपने कंसिडरेशन दिया इस कंसिडरेशन का 10% लेना, इन दोनों में से जो हायर होगा उसे बी कह देना, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, अगर ए मतलब इसका डिफरेंस अगर 50,000 या फिर कंसिडरेशन जो भी हायर होगा अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमारा हाथ में पूरा ये जो डिफरेंस का वैल्यू है ना, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। समझा। और अगर ए वाला पॉइंट बी से छोटा है तो हमारा हाथ में कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका अगर आपने नहीं समझा इसे तो मेरा जो लास्ट वीडियो होने वाला है इसका उसे देख लेना, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन एडुकेट कंसिडरेशन का केस में क्या करना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेना एंड उनमें से कंसिडरेशन आपने जितना पे किया हो उसे माइनस कर लेना, जो भी वैल्यू निकलेगा उससे हम क्या कहेंगे ए। समझा। और दूसरा बी वाला एक पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट कह रहा है 50,000 ले लो ऐसे ही, और कंसिडरेशन का 10% ले लेना, इन दोनों में से जो हायर होगा उसे हम कहेंगे बी वाला पॉइंट। अगर ए वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट से ज़्यादा होता है तो हमारा हाथ में टैक्स आएगा, कितना टैक्स आएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, जो डिफरेंस वाला पार्ट आएगा वो डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस हमारे हाथ में टैक्स होगा। और अगर ए वाला पॉइंट बी से छोटा है, ए वाला पॉइंट अगर बी से छोटा है तो हमारा हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाला, ठीक है। अब आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आने वाला है, प्रॉपर्टी का अंदर जो लिस्ट है वही आने वाला है, लेकिन जिसे हम मूव कर सकते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो गोल्ड ज्वेलरी, इसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन में मिला है, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब एक पैसा नहीं दिए बिना हमें मिल गया, तो इन केस में हमें क्या करना होगा, टोटल जितना भी हमें मिला है उसका एग्रीगेट करना होगा। अगर 5 फ्रेंड से हमें मिला है तो टोटल कितना मिला उसका एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, इधर हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, क्योंकि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस पर्पस पर होता है, ओनली ऑन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में, लैंड एंड बिल्डिंग का केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, और एनी अदर केस में हमें क्या मिलता है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जितना भी फ्रेंड से हमें गिफ्ट मिला,
क्या गिफ्ट मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उससे हम कहते हैं, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो पूरा का पूरा हमारा हाथ में टैक्स होने वाला है, ठीक है। और अगर हमने और अगर 50,000 से कम मिला, मान लीजिए आपका दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड से आपको 20,000 का एक गोल्ड का चेन मिला और दूसरा फ्रेंड से आपको एक क्या मिला, एक स्कल्पचर मिला और एक पेंट मिला, ऐसा समझ लीजिए जिसका वैल्यू होगा 10,000, तो दोनों फ्रेंड्स से हमें कितना मिला 30,000 का, तो 30,000 हमारा केस में टैक्सेबल नहीं होने वाला क्योंकि ये 50,000 से कम होगा, समझ गया। और इधर आता है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हमने कम पे किया, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है और हमने कम पे किया तो हमारा हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, जो डिफरेंस का पार्ट होगा वही हमारा हाथ में टैक्स होगा, ठीक है। तो इधर क्या क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट एफएमवी ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो जिस प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट पर मिला है उस प्रॉपर्टी का एफएमवी ले लो, और अगर उनमें से हमें कुछ पे करना पड़ा तो उसे माइनस कर दो। अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो हमें पूरा का पूरा वो वाला डिफरेंस पार्ट को हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, समझा। तो क्या हो रहा है, इधर मैंने आपको जितना भी समझाया आप उससे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व देखना, ठीक है। तो आपका ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। तो इधर मैंने आपको जो 3 प्रोविज़न आपको दिखाया है, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आपको रिलेटिव से मिला है तो ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। एंड दूसरा, अगर आपको मैरिज में मिला है, आपको मिला है तो भी आपका ये तीनों प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होने वाला, मतलब टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। और विल और इनहेरिटेंस पे अगर आपको मिला है तब भी आपको ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर किसी डोनर का, मतलब जिसने आपको पेमेंट कर रहा है, अगर उसका डेथ हो रहा है ऐसे टाइम पर अगर आपको मिल रहा है तब भी आपको ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका हाथ पर टैक्स नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने इधर कहा रिलेटिव से मिलेगा तो टैक्स नहीं होने वाला, अगर आपका मैरिज में आपको गिफ्ट मिल रहा है तब भी आपको टैक्स नहीं लगने वाला। मैंने इधर मैरिज कहा लेकिन मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहा, है ना। तो आपको एनिवर्सरी में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तब आपको टैक्स लगेगा, समझा। वही मैंने इधर लिख दिया, मैरिज एनिवर्सरी में अगर आपको मिल रहा है तो आपको टैक्स लगेगा। देखिए क्लास 12 का प्रोस्पेक्टिव से इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप सीए इंटर या कॉलेज में है तो आपको और थोड़ा सा जानना होगा, तो सुन लीजिए। तो इधर देखिए सीए इंटर का बुक में से इस सेक्शन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एनी रिलेटिव से अगर आपको मिला है तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल का मैरिज में अगर आपको मिल रहा है तब भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होने वाला। और एनी क्या लिखा, विल और एनी इनहेरिटेंस, ओके, इसका अंदर अगर आपको मिल रहा है तब भी आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। डोनर का या फिर पेयर का जब डेथ होने वाला है उस टाइम पर आपको मिल रहा है तब भी नहीं लगने वाला। लोकल अथॉरिटी से अगर आपको मिल रहा है तब भी ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। देन क्या बोल रहा है, एनी एक यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, इधर से आपको मिल रहा है तब भी आपको टैक्स नहीं लगने वाला, समझा। तो इसे आप बुक से पढ़ लेना। तो मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव से अगर आपको मिलता है गिफ्ट तो ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तीनों प्रोविज़न। तो बात आती है कि रिलेटिव होता कौन है, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है कि स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का स्पाउस रिलेटिव होता है। देन
ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव होता है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ ए स्पाउस, स्पाउस का ब्रदर सिस्टर भी आपका रिलेटिव होगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ ए पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल की पेरेंट्स का ब्रदर सिस्टर आपका रिलेटिव होगा। ओके, देन लिनियल एसेंडेंस और डिसेंडेंस, ठीक है। तो लिनियल एसेंडेंस और डिसेंडेंस का मतलब क्या होता है, आपसे 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे। मतलब आप अगर इंडिविजुअल हो, आपका पेरेंट्स और उनका भी पेरेंट्स आपका लिनियल एसेंडेंस होगा। ओके, एंड डिसेंडेंस का मतलब क्या होगा, आपका और आपका स्पाउस का बेटा हो या बेटी हो और उनका भी अगर बेटा हो या बेटी हो, वो भी आपका रिलेटिव में आ जाएगा, ठीक है। एंड स्पाउस का केस में भी सेम है, इसे आप देख सकते हो। इसका मैंने एक समरी बना दिया, इसे आप देखिए। इंडिविजुअल एंड स्पाउस ये दोनों रिलेटिव है। इंडिविजुअल का फादर मदर रिलेटिव है, फादर का फादर मदर रिलेटिव है, मदर का भी फादर मदर रिलेटिव है, समझा। फादर का ब्रदर सिस्टर एंड उसका वाइफ, हस्बैंड वाइफ आपका रिलेटिव है। आपका, आपकी मदर का ब्रदर सिस्टर एंड उसका हस्बैंड वाइफ आपका रिलेटिव है। देन इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर और उसका हस्बैंड वाइफ आपका रिलेटिव होगा। ऐसे ही स्पाउस का भी सेम होगा, सिर्फ अलग क्या है, स्पाउस का, स्पाउस की फादर का जो ब्रदर सिस्टर इधर दिया हुआ है, ये वाला आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मतलब आपका जो वाइफ होगा, वाइफ की फादर का ब्रदर सिस्टर आपका रिलेटिव नहीं होने वाला, ठीक है। इस चार्ट को देख लेना। और आप दोनों का जो बेटा हो या बेटी होगा, वो आपको रिलेटिव होगा, उसका हस्बैंड वाइफ रिलेटिव होगा, और उनका भी जो मतलब बेटा हो या बेटी हो, वो भी आपका रिलेटिव ही होगा, समझा। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी का मीनिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इधर आपको बोला था कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब तो समझ गया, जो मूव हो सकता है। इमूवेबल का मतलब जो मूव नहीं हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि property means only this item, okay, this is a exhaustive list। मतलब इसके अलावा और किसी चीज़ इधर आने वाला नहीं है, तो हम सिर्फ इसे कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी है। तो इधर जो प्रोविजन अप्लाई होगा, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रोविजन अप्लाई होगा, ओनली ऑन सिर्फ इन केसों पर भी, इन केस पर अप्लाई होगा। इसके अलावा और कोई अगर आइटम आएगा तो उससे हम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, और उसका ऊपर ए वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ए वाला प्रोविजन बार बार मैं बोलता हूँ, उसका मतलब होता है इन तीनों जो कंडीशन मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं प्रोविजन ए वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ी है तो उधर आपने 5 चीज़ों का नाम सुना होगा। क्या क्या सुना होगा, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये 5 चीज़ तो आएगा ही। 6 ओके, दिस 6 आर हेयर। एंड इसके अलावा 3 चीज़ एक्स्ट्रा आता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग आता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी आता है, एंड बुलियन आता है, ओके। तो इनके अलावा और किसी चीज़ पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कार, मतलब आपको एक स्कूटी मिला या फिर एक कार मिला, जो भी मिला, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोविजन अप्लाई करोगे। देखिए कार एक्चुअली होता है क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो होगा ना, उससे हम मूव कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का अंदर कहीं पर लिखा हुआ है कि कार आने वाला है, लिखा नहीं है, इसलिए नहीं आने वाला। अगर आपको एक एप्पल वॉच मिल रहा है तो एप्पल वॉच कौन सा केस में आएगा, एप्पल वॉच भी नहीं आने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी का अंदर भी वॉच के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। ज्वेलरी लिखा है, ठीक है, ज्वेलरी का अंदर वॉच आएगा, कब आएगा, अगर वॉच गोल्ड का होगा तब आएगा,
ओके, क्योंकि ज्वेलरी का कैपिटल गेन में आप ज्वेलरी का डेफिनेशन पढ़ के आए हो, ठीक है। ज्वेलरी का अंदर क्या था, गोल्ड, एनी स्पीशियस मेटल था, ओके, सिल्वर था, लेकिन और किसी चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया, इसलिए आप नहीं लेंगे। समझ गया? तो इतना ही था कि गिफ्ट का प्रोविज़न, तो इससे आप समझ सकते हो। और इसका जो मैंने क्वेश्चन कर दिया उसे ज़रूर सॉल्व करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, नहीं तो आप कहीं कहीं पर अटक सकते हो। समझ गया? और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा।